हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CBLU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आज जो हम पेपर लेके आए हैं वो है MSc ज्योग्राफी का। देखिए, MSc ज्योग्राफी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और बेसिकली 4 सेमेस्टर होते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। प्लस सिर्फ पेपर नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो पेपर है उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हमें जो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिले। प्लस मैं अपना पर्सनल इवैल्यूएशन भी बताऊंगी कि भाई किस तरीके से मैंने जो पेपर अटेम्प्ट किया था और मुझे कितने मार्क्स मिले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो पेपर है ये 2022 का पेपर है और इस टाइम पे भी मतलब जो कोरोना की थर्ड वेव आई हुई थी, तो जो पेपर था उसमें से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। वैसे तो ओवरऑल 8-9 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है और जो 4 यूनिट्स होती हैं उसमें से हमें एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन जो इस पेपर में हमने देखा कि सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, जो कि पीछे से ही गाइडलाइन आई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है और आप देख सकते हैं कि जो मैंने जो घर पे मतलब मैं जब भी क्वेश्चन एग्ज़ाम दे के आती थी तो मैं खुद का इवोल्यूशन करती थी कि भाई इसमें मेरे को कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं मुझे 56 मैंने खुद को मार्क्स दिए थे और मेरे जो ओवरऑल मार्क्स आए थे वो 57 आए थे। मैं आपको अपनी मार्कशीट में या रिज़ल्ट में भी दिखा दूँगी कि मतलब ऐसा है या नहीं है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। देखिए, फर्स्ट है खासी हिल्स, यानी कि जो फर्स्ट था क्वेश्चन था उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर के। तो उसमें से हमें सिर्फ मतलब बहुत बड़ा नहीं करना होता ये, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 1-2 पेज भर दिए, छोटा सा 1-2 पैराग्राफ में 50 वर्ड्स के अराउंड हमें ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है। तो फर्स्ट जो था खासी हिल्स, तो खासी हिल्स के बारे में तो पता ही होगा आपको कि जो गारो खासी जयंतिया जो हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसके बारे में हमें बताना था कि जो कौन से स्टेट में है ये, प्लस इसकी मतलब कोई भी ख़ास बात या फिर यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में है यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो कैसी है, और अगर कोई मतलब कोई ख़ास जैसे कि कोई भी ट्राइब रहती है तो उसका नाम लिखना था। तो मैं इसके बारे में लिख के आई थी और मैंने घर पे आके मतलब मैं अच्छा खासा लिख के आई थी, तो 2 नंबर शायद मुझे मिल गए होंगे। फिर है येलो रिवॉल्यूशन। देखिए, येलो रिवॉल्यूशन मतलब पीली क्रांति। तो ये जो रिवॉल्यूशन आया था इंडिया में किस किस के लिए आया था, कब आया था, प्लस जो किस किन की वजह से आया था, कौन इसको लेके आए थे, उस पर्सन का नाम, फिर जो येलो रिवॉल्यूशन है वो किन किन फसलों के ऊपर बेस्ड था। जैसे कि अगर सबसे ज़्यादा मोस्टली हम बात करें तो वो ऑयल सीड्स जो हैं, मतलब जो भी फसलें हैं जिनसे हमें तेल मिलता है, जैसे कि अगर सोयाबीन हो गया, या फिर सबसे बड़ी अगर हम बात करें लार्ज स्केल पे तो मस्टर्ड हो गई, ग्राउंडनट हो गई, अलसी हो गई, इन सब के बारे में था येलो रिवॉल्यूशन। फिर जो नेक्स्ट है सी पार्ट में वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखिए, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, ये होता है जनसांख्यिकीय लाभांश, यानी कि जो डेमोग्राफी यानी कि जो पॉपुलेशन या फिर जो एक टाइम पीरियड होता है ना, उसको एक पर्टिकुलर लाइन सी होती है जो उनको एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जो डिवाइड करता है। तो ये मतलब मेरे को इतना खास नहीं आता था तो मैं एक नंबर में ऐसे ही लिख आई थी। देन है भील ट्राइब। भील ट्राइब के बारे में हमें बताना था कि ये जो ट्राइब है ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में मिलती है, कहाँ कहाँ, जैसे कि जो भील ट्राइब है वो, उसके बारे में हमें बताना था। फिर जो ई है वो है मोदाहा डैम के बारे में हमें बताना था। एफ है धारवाड़ रोक्स, जी है बारालाचला पास। देखिए, धारवाड़ रोक्स के बारे में मैं लिख के आई थी, इसमें लिखा था कि ये जो धारवाड़ रोक्स है ये हमें साउदर्न इंडिया में ज़्यादा मिलते हैं और ये बहुत ही पुराना रोक सिस्टम है जो कि प्रेजेंट है बहुत ही पहले से। मतलब जो अगर हम बात करें इंडो गैंगटिक प्लेन की, तो ये तो अभी इनका ओरिजिन हुआ है, अभी बने हैं, लेकिन जो धारवाड़ रोक्स है ना ये बहुत पहले के बने हुए हैं, मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट थे। और जैसे जैसे इंडियन प्लेट ने शिफ्ट होना शुरू किया ना, तो ये उस पर ऑलरेडी प्रेजेंट थे। और इनकी प्रेजेंस की बात करें तो ये आज के कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र वाले रीजन में हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर है बारालाचला पास के बारे में हमें लिखना था। एंड एच है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के बारे में हमें एक्सप्लेन करना था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये आई थिंक 16 मार्क्स का था।
तो इसमें हमें बताना था फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। देखिए फिजियोग्राफिक डिवीजन मतलब फिजियोग्राफी के हिसाब से इंडिया को हमें डिवाइड करना था कि अगर हम नॉर्थ में बात करें तो क्या है, हिमालयन माउंटेन रेंज है, हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करना था कि जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो कितनी है। सबसे पहले ग्रेटर हिमालयाज़, फिर मिडल हिमालयाज़, फिर लेसर हिमालयाज़ जो कि शिवालिक के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके बारे में हमें एक्सप्लेन करना था। प्लस बीच में जो और भी रेंजेस हैं, जैसे कि सबसे ऊपर है कारोकरम रेंजेस, नीचे आए तो पीर पंजाल जास्कर रेंज, इन सब के बारे में भी हमें एक्सप्लेन करना था। फिर जो कश्मीर वैली है या फिर जो दून ग्लेशियर्स जो इसी के हिमालयन रेंज का ही पार्ट है, वो भी हमें एक्सप्लेन करना था। देन नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं उनको, फिर सेकंड पार्ट में जो फिजियोग्राफिक डिवीजन आती है वो आती है प्लेन्स की, जो इंडो गैंगटिक प्लेन है, चाहे वो मतलब इंडो गैंगटिक प्लेन्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करना था। फिर थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो वो आता है सेंट्रल प्लेट्यू, या फिर जो नीचे साउथ इंडिया का जो है प्लेट्यूज़ में हमने अलग अलग जो डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू है, या फिर अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया की है, जो आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, और सेकंड कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड। तो इन सबको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, प्लस मैं इनके डायग्राम्स भी बना के आई थी। तो आई थिंक मेरे को इसमें अराउंड 14 मार्क्स मिल गए थे, लेकिन इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का जो जितने भी हिल्स हैं ना, या फिर जितनी भी माउंटेन रेंजेस जो कि हिमालय की है एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो उनको मैं थोड़ा सा मतलब लिख नहीं पाई थी, डायग्राम तो मैंने बना दिया था, तो इसीलिए अराउंड मेरे को इसमें मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि मेरे को 13-14 मार्क्स मिल गए हों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें हमें बताना था मेजर सॉइल टाइप्स इंडिया में कौन कौन सी है। देखिए सॉइल टाइप्स तो वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, या फिर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की हल उससे भी डिपेंड होती हैं, जैसे कि माउंटेनियस सॉइल हो गई, या फिर क्या है जो इनगैंगटिक प्लेन में मिलती हैं एलुवियल सॉइल हो गई, डेजर्ट साइड में जो सैंडी सॉइल मिलती है, प्लस जो लोमी सॉइल मिलती है, जो ब्लैक सॉइल हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू में या फिर जो महाराष्ट्र और गुजरात का जो एरिया है हमें वहाँ पे मिलती है, जो कि बेस्ट है किसके लिए, उसमें हमें तो इसीलिए हमें जो सारी की सारी सॉइल्स के बारे में एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में, प्लस कौन सी सॉइल कहाँ पे मिलनी है विद द हेल्प ऑफ मैप, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कौन सी सॉइल में हमें कौन सी क्रॉप्स जो है वो हम बेस्ट तरीके से उगा सकते हैं, वो भी हमें बताना है इसमें। फिर जो सेकंड पार्ट है वो है कि जो हमें हाईलाइट करने हैं वो चेंजेस किस चीज़ से, कि भाई नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कौन से जो सॉइल कैसे किस तरीके से जो सॉइल डिग्रेडेशन है वो हो रही है। तो देखिए जैसे कि नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है हरियाणा, राजस्थान, और कौन सा एरिया आता है, पंजाब साइड का। तो ये जो बात करें तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था हरियाणा और पंजाब रीजन में। तो जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग फैसिलिटीज़ बनाई गई, कैनाल्स बनाई गई, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का एक नुकसान ये भी था कि हमने जो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ डेवलप की थी, या फिर जो इतना सफल हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स से भी हुआ था, कि मतलब फसलों में इतना ज़्यादा खाद और स्प्रे करने लगे कि उससे जो ज़मीन पे है ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लग गया। प्लस और भी बहुत सारी पुरानी ऐसी पॉलिसीज़ थी जिनको नहीं किया गया, जैसे कि पहले क्या होता था, एक साल फसल बोई जाती थी और एक साल क्या कर किया जाता था, उसको छोड़ा जाता था, जिसे कॉमन लैंग्वेज में साडी भी बोलते हैं। तो उसको क्या था, ज़मीन को खाली छोड़ा जाता था ताकि वो अपनी न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल कर ले। लेकिन फ़िलहाल क्या होता है कि जो ज़मीन है उसको बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ा जाता, प्लस उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो कंटिन्यूसली इतनी ज़्यादा डिग्रेड हो रही है कि अगर हम खाद पानी ना डालें ना, या फर्टिलाइज़र्स इसका इस्तेमाल ना करें, तो जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी, और उसमें इतनी ज़्यादा इन्फेक्शंस और डिजीज़ आ जाएंगी कि क्या हम क्या क्या बताएं। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ये भी है कि भाई जो हरियाणा और पंजाब है,
वो किसके साथ में लगते हैं, वो राजस्थान के साथ में लगते हैं। तो जैसे जैसे राजस्थान में भी इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया, डेवलपमेंट हुई, तो वहाँ पे भी जितने पेड़ पौधे थे, या हरियाणा पंजाब में भी जितनी जो फॉरेस्ट थी ना, उनको काट काट के क्या किया, खेती के लिए उपयोग किया जाने लगा। जिससे जो राजस्थान वाला एरिया था, कौन सा डेजर्ट वाला एरिया, वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली एक्सटेंड हो रहा है। और इसीलिए हमें मतलब आपने रिसेंट न्यूज़ में भी सुना होगा कि जो पंजाब की जित बहुत सारी ज़मीन है जो कि कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, बंजर होती जा रही है और एक तरीके से डेजर्ट बन रही है। हरियाणा में भी अगर हम बात करें भिवानी साइड के रीजन की, तो काफ़ी ऐसी जगह है जो मतलब वहाँ पे जो पैदावार है बहुत ज़्यादा कम होती है, चाहे हम महेंद्रगढ़ साइड की बात कर ले, रेवाड़ी साइड की बात कर ले। तो इसमें हमें यही सब कुछ बताना था। फिर जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ हैं इसमें, वो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, फर्टिलाइज़र्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हमने हमने ध्यान देना चाहिए, यही सब कुछ। देन फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है, वैसे तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन इसमें हमें क्या बताना है, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। किसका, सेक्स रेशियो इन इंडिया, कि भाई जो इंडिया के इतने सारे स्टेट्स हैं उसमें जो सेक्स रेशियो है वो कैसे कैसे डिफ़र करता है। जैसे कि अगर 2011 की सेंसस की बात करें तो सबसे लोवेस्ट कहाँ का था, हरियाणा का था, और जो सबसे हाईएस्ट था वो था केरला साइड का। तो इसी तरीके से हमें स्टेट वाइज क्या था, हमें एक्सप्लेन करना है, और उसके रिसेंट ट्रेंड्स, यानी कि टाइम टू टाइम उसमें कैसे चेंज हुए हैं, कैसे जो उसमें मतलब बदलाव आए हैं, हमें वो भी बताना था। तो बेसिकली ये सारा जो था वो डाटा से रिलेटेड था, मतलब हमें क्या था, डाटा प्रोवाइड करवाना था, लिख के बताना था क्वेश्चन में कि भाई हरियाणा का इतना है, केरला का इतना है, स्टेट का इतना है, इसमें धीरे धीरे ऐसे चेंज आया। अब जैसे कि हरियाणा की ही बात कर ले हम अपने स्टेट की, तो उसमें क्या है, अभी फ़िलहाल जो खट्टर हमारे जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके भी काफ़ी बयान आए थे कि भाई हरियाणा ने क्या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, और जो हमारा सेक्स रेशियो था वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है। तो इसके बारे में हमें क्या है बताना था। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो है इसमें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। देखिए हमें क्या है, नगरीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताना है कि कोई भी जो स्टेट है या कोई भी जो गांव है, कोई भी एरिया है, वो धीरे धीरे अर्बनाइज कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस होती है। देखिए कुछ खास तो प्रोसेस नहीं होती है, कोई भी एरिया है उसमें क्या है, पॉपुलेशन धीरे 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 बढ़ेगी, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो कंटिन्यूसली ज़्यादा आएगी। तो इस तरीके से क्या है, उसको क्या है, जब पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ होती है किसी भी एक छोटे एरिया की, बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी है वो भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस एरिया को क्या कहते हैं, एक अर्बन सिटी नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से जो अर्बनाइजेशन है वो होता जा रहा है। और जब हमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे, और इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है वो किस तरीके से होती है, इसके बारे में भी हमें एक्सप्लेन करना था। प्लस हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज़ भी बताना था कि भाई किस तरीके से होते हैं, या फिर जो गांव के लोग हैं वो शहरों में किस तरीके से मतलब जाते हैं अलग अलग जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, और भी अदर फैसिलिटीज़ के लिए, वो सब भी हमें इसमें एक्सप्लेन करना था। फिर अगर सिक्स्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें हमें जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने थे इंडियन एग्रीकल्चर के, कि भाई जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो किस तरीके का है। अब अगर हम दूसरी या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करने लग जाएं तो वो क्या है, कमर्शियल एग्रीकल्चर है, यानी कि खेतों में फसलें उगाई जाती हैं बाज़ार में बेचने के लिए। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि हर एक किसान तो सिर्फ बाज़ार में बेचने के लिए फसलें नहीं उगाता ना। कुछ किसान तो ऐसे भी हैं जो खुद का पेट भरने के लिए उगाते हैं, और भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, वो क्या है सिर्फ बाज़ार में बेचने के लिए उगाते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो इंडिया का एग्रीकल्चर है उसको हम कह सकते हैं सबसिस्टेंस भी कह सकते हैं, या फिर मिक्स्ड भी कह सकते हैं, मतलब दोनों टाइप से होता है। ये हमें इसमें बताना था कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो कैसा है, और किस तरीके से हम जो उगाते हैं, प्लस जो लोगों के पास जो भूमि है, लैंड है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम बिहार और यूपी साइड की ही बात करने लग जाए तो ज़मीनें हैं लोगों के पास वो काफ़ी कम कम हैं। तो यही हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करना था। फिर कंटेम्प्ररी चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए क्या है कि हमें
फिलहाल की जो चुनौतियां हैं ना वो बतानी थी, और समस्याएं क्या क्या होती हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट समस्याएं तो यही हैं कि भाई अगर हम खाद पानी फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करें, या फिर अगर हम बाहर से बीज ना खरीद के लेके आए, तो हमारी जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है। हम लोग इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और इन सब केमिकल्स पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि मतलब क्या कहें। जिसके कारण क्या हो रहा है, अब आप पंजाब में देख सकते हैं कि जो लोगों को कैंसर है वो कितना ज़्यादा हाई है। और सिर्फ पंजाब में ही नहीं, हरियाणा में भी अगर आप देखें ना, तो हर घर में एक ना एक बंदे को ज़रूर कैंसर हुआ हुआ है। वो किस लिए है? वो सब हमारे खान पान की वजह से ही तो है। तो यही सब कुछ हमें इसमें एक्सप्लेन करना था। और क्या है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर्स की मेन प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, डेवलपमेंट हुई, चेंजेस हुए, तो उसके क्या है, हमें साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आप लैंड होल्डिंग का भी लिख सकते हो कि जो साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग है ना वो काफ़ी स्मॉल है। यानी कि लोगों के पास क्या है, कुछ के पास तो बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, और कुछ के पास क्या है, बहुत ज़्यादा है, और लैंड होल्डिंग का साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटा है। जैसे कि जो यूपी बिहार, यहाँ पे जो लैंड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, प्लस लेकिन क्या है, वहाँ पे जो साइज़ है लैंड होल्डिंग्स का वो काफ़ी स्मॉल है। और क्या होता है, हेरिडेटरी, यानी कि जो ज़मीन है, जैसे कि कोई भी एक फादर है, उसके क्या है, दो बेटे हैं, और उसके पास क्या है, एक किला है, तो बाद में क्या होगा, वो आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो हमें ये भी इसमें एक्सप्लेन करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताना था। ये भी मोस्टली डाटा के हिसाब से ही हैं, उसके बेनिफिट्स बताने थे कि भाई जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो इंडिया में कैसा है, इंडिया में लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क है ये वो, मतलब किस तरीके से, कौन सा हाईवे कहाँ से जाता है, कौन सा नेशनल हाईवे है, और जो स्मॉलेस्ट रोड्स कौन से होते हैं, या फिर जो टाउन से टाउन कनेक्ट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमें बताना था। फिर जो है रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन को लेके। तो देखिए, रीसेंट डेवलपमेंट तो क्या है, बहुत ज़्यादा हुई है। ये तो आपको भी पता होगा कि जैसे जैसे जो मतलब गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा करती है, हर 5 साल में क्या है, जो रोड्स को रिपेयर करने के लिए पैसे भेजती है, और जो रोड्स हैं वो डेवलप भी होते हैं। आजकल तो मतलब इतने टूटे फूटे रोड देखने को बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं। प्लस जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो है बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, 6 लेन के हैं, एक्स्ट्रा है। और जो मेजर चैलेंजेस हमें क्या क्या इस्तेमाल करना मतलब हो सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा तो एक दो मतलब हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करके लिख सकते हैं कि भाई एक तो फिज़िकल है, जिस जैसे कि अगर जो लैंड है वो अनइवन है, जो टोपोग्राफी है वो क्या ऊपर नीचे लैंड है, ढलाने हैं, तो वहाँ पे क्या है, हम जो रोड्स हैं वो अच्छे तरीके से बिल्ट नहीं कर पाते, और अगर कर भी पाते हैं तो हमें उसमें क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और क्या है कि माउंटेनियस जो रीजन्स है वहाँ पे हमें रोड बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये भी हम लिख सकते हैं। फिर आप मतलब अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं कि जो टेंडर्स वगैरह आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा घोटाले वगैरह हो जाते हैं। ये तो मतलब एक्स्ट्रा ही है अगर आप लिखना चाहो तो, वरना क्या है, जो बुक है हमारी जो माजिद हुसैन की है और भी है आरसी तिवारी की, उसमें क्या है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रखा है। फिर अगर हम यूनिट फोर्थ में बात करें तो वो हमें बताना है कि जो इकोनॉमिक और प्लानिंग रीजन्स क्या होते हैं। देखिए, इकोनॉमिक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इकोनॉमिक एंड प्लानिंग रीजन्स, यानी कि जो रीजन्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग तरीक़ों से डिवाइड कर देते हैं, या तो इकोनॉमिकली, या फिर क्या है, मतलब कुछ प्लान करके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हम क्या करते हैं, रीजन्स को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि फिजियोग्राफी के हिसाब से किया है ना, कौन कौन सा, हिमालयाज़, फिर है इंडो गैंगेटिक प्लेन, फिर है पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर जो सेंट्रल प्लेट्यू हो गया, फिर कौन सा है जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं वो। तो इसमें क्या है, हमें यही बताने हैं। एक जो रह गया वो है ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, उनको हम या तो एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमें वही बताने कि भाई जो प्लानिंग रीजन है, किसी भी रीजन को डेवलप करने के लिए या फिर किसी कंट्री को कैटेगराइज करने के लिए उसमें हम किस तरीके से प्लान्स करते हैं। और जो बहुत सारे जोग्राफर्स या बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो इंडिया को, जिन्होंने इंडिया को भी क्या किया है,
अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि अब हम सिंपली तो पढ़ लेते हैं इंडो गैंगटिक प्लेन, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जो जोग्राफर्स ने डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि एक लोअर गैंगटिक प्लेन आ गया, एक मिडल गैंगटिक प्लेन आ गया, एक अपर गैंगटिक प्लेन आ गया, ये अपर गैंगटिक प्लेन। तो इसके हिसाब से हमें बताना था। और इस क्वेश्चन में हमें जो पी सेन गुप्ता की जो प्लानिंग रीजन्स बताए हैं ना उन्होंने इंडिया के, वो हमें बताना था। तो अगर इसके ऊपर आपको या फिर इनसे जो ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको ऊपर आपको अगर सेपरेट वीडियो चाहिए ना, कि मतलब 16 मार्क्स के हिसाब से या पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने के हिसाब से मैं कोई पूरी वीडियो लेके आऊँ, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है जोग्राफिकल रीजन्स बताने हैं हमें, कि भाई जो इंडिया है उसके कितने जोग्राफिकल रीजन्स डिवाइड किए हुए हैं, किसने, आर एल सिंह ने। तो इसके बारे में हमें बताना था कि भाई जो इंडिया के कितने रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है आर एल सिंह ने, कौन कौन से रीजन्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया था कि भाई कौन सा स्टेट है, कौन सी रीजन में आता है, अपर में आता है, लोअर में आता है, या फिर प्लेट्यू वाले में आता है, यही सब कुछ हमें बताना था। सो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही, और अरे रुकिए, वो तो रह ही गया कि मतलब मैं अपने मार्क्स आपको दिखाती हूँ कि मेरे इतने नंबर आए थे या नहीं आए थे। तो ये देखिए देखिए, मैंने जब घर पे आके अपना इवैल्यूएशन किया था तो मुझे लगा था कि मेरे 56 मार्क्स तक आ जाएंगे, क्योंकि क्या था कि मतलब लिखना इतना ज़्यादा पड़ता है और जो टाइम होता है वो 3 ही घंटे होते हैं। अब हाँ, मान सकती हूँ कि स्पीड बढ़ाने होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, नहीं लिख पाते हैं जितना हमें आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या होता है कि शुरू का 1 घंटा लग ही जाता है, और बाकी के जो 4 क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जैसे जैसे लिखते हैं तो टाइम क्या है, कम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने जो वैल्यूएशन किया था मेरे 56 मार्क्स आए थे। और अब आप देख सकते हैं कि मेरी रिज़ल्ट की कॉपी भी, कि भाई मेरे को इतने मार्क्स आए थे या नहीं आए थे। तो ये देखिए, ये जो मेरी रिज़ल्ट की कॉपी है, जो हमारा रिज़ल्ट है वो बहुत ही लेट आया था। तो आप इसमें थर्ड नंबर पे देख सकते हैं कि जो मेरा एग्ज़ाम था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, उसमें मेरी वैल्यूएशन जब मैंने घर पे आके किया था तो मेरे 56 मार्क्स थे, लेकिन मेरा जो मार्क्स आए थे वो आए थे मेरे 57 मार्क्स। तो और जो मेरे असेसमेंट में मिले थे मेरे को 18 मार्क्स, टोटल हो गए मेरे 75 मार्क्स। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे आपको स्पेशल ज्योग्राफी की, कोई भी ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए, आप क्या है मुझे सिर्फ एक कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।